अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से बेंच फिक्सिंग के हवाले से बातें हो रही हैं। खदीजा शाह साहिबा को जादूगर्री कहा जा रहा है और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको फैसला अभी से मुबारक हो। मैंने एक बात की थी, वो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। इन्ना वाला गुड्डा, इन्ना वाला बीवी, वो जो था ना मियां नवाज शरीफ साहब, मेरे बाबू ने थाना थाया। अब ये पूछना रह गया है मियां नवाज शरीफ साहब से, तो अब इतनी सी बात जवाब है। आ गया क्या मेरे बाबू ने थाना थाया? बाबू थाना वाला नहीं, बाबू जो है वो आजकल मिठाइयाँ खा रहा है, ठीक है ना। तो पहले एजाजुल हसन साहब की बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये जो हम बेंच फिक्सिंग के हवाले से कहा जा रहा है, 7 दिसंबर का इजलास था, 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इजलास हुआ, ऑफिस में इजलास हुआ। ये एजाजुल हसन साहब ने लिखा। वही लिखते हैं कि जो इजलास का एजेंडा है ना, वो भी मुझे कई बार के राब्तों के बाद दिया गया, यानी ऐसा लगता कि उनको दिया ही नहीं जा रहा था। फिर कहते हैं कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। ये जो 7 रुकनी है, ये क्या नंबर है? ऑड नंबर है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि फैसला आ सकता है। 4 एक तरफ हो सकते हैं, 3 एक तरफ हो सकते हैं, 5 एक तरफ हो सकते हैं, 2 एक तरफ हो सकते हैं, 1 एक तरफ और 6 एक तरफ हो सकते हैं, 7 एक तरफ हो सकते हैं, 7 एक तरफ हो सकते हैं। गुड, जीते रहिए। लेकिन ये जो नंबर है इवन नंबर, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन ये बताया गया था ना कि साहब 184(3) के तहत जो भी बेंचेस कंस्टिट्यूट होंगे तो वो 3 रुकनी कमेटी होगी, वो तय करेगी। यहाँ ये बाईपास हुआ है। देखिए, इस पे हमारे कुछ दोस्त एक एतराज उठा रहे हैं, उस एतराज पर जरा सा बाद में आ जाते हैं। तो अगर 3-3 का फैसला आ जाता है, सही 6 मेंबर्स का बेंच है ना, तो ये तो मामला मुअल्लक हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करने बैठे और उस फैसला करने वाली टीम के बारे में पहले से ये जहन में एक सवाल उठे कि ये फैसला ऐसा आ सकता है कि ये फैसला मुअल्लक हो जाए, तो फिर बैठ क्यों नहीं? यही है ना, ठीक है ना। फिर वो मामला रेफरी जज के पास जाएगा, क्या होगा? तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज थी, पहला एतराज। दूसरा, वो पिक एंड चूज की बात कर रहे हैं। मैंने राय दी थी कि पिक एंड चूज के तासुर को जायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज से इत्तेफाक किया था, बिल्कुल ऐसे ही है, और कहा था कि मैं जजेस से राय लूंगा, अगर कोई जज ना बैठा तो उसके बाद दूसरा सीनियर जज शामिल कर लेंगे। लेकिन एजाजुल हसन साहब कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये नहीं किया। अब यहां रुक जाइए। काजी फाइज ईसा साहब जो है, वो अभी इमरान खान साहब के खत पर रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज उठा। हैरान कुन अमर यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट आने से पहले मीडिया पर आ गया। यही होता था। तो हम ये सवाल करते थे कि भाई 4 रिपोर्टर्स, उन 4 रिपोर्टर्स के हाथों, मखसूस चारों, वही उन 4 रिपोर्टर्स के हाथों काजी फाइज ईसा साहब लिखे सदर पाकिस्तान को, काजी फाइज ईसा लिखे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उस वक्त के, काजी फाइज ईसा लिखे रजिस्ट्रार को, ठीक, वो पहले मीडिया पे आ जाता था। अच्छा, काजी फाइज ईसा साहब तो फिर चले, काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनकी अहलिया साहिबा मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा, वो भी लिखें तो वो भी उन्हीं 4 मखसूस रिपोर्टर्स के हाथों आ जाता था। तो उस पर कोई एतराज नहीं होता था। फिर एतराज हुआ। एजाजुल अहसन साहब ने वो जो खत लिखने वाली रिवायत थी काजी फाइज साहब की, उस रिवायत पर उन्होंने अमल किया है और ये भी आ गया। एंज तो फिर एंज सही, एंज गुड, जीते रहिए यार। आप सिंधी होते हो, पंजाबी बोल रहे हैं, जबरदस्त। तो बंदियाल साहब जब कोई बेंच कंस्टिट्यूट करते थे तो ये बताया जाता था कि 184(3) के तहत आपको करना है, तो वो यहाँ भी बाईपास हुआ है ना। तो यहाँ कैसे हलाल हो गया, वहाँ कैसे हराम? फिर देखिए, अब उस सवाल को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि 7 रुकनी बेंच पर इत्तेफाक के बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। अब सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने के हवाले से मैं मुकम्मल अंधेरे में हूं। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी, यानी ये कौन सा मामला है 3 रुकनी खुसूसी बेंच? ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वाला। इसमें भी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज का मामला है। जब काजी फाइज साहब का अपना मामला था ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उन्होंने चैलेंज किया और चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो सब सुन रहे थे। अब कितने जज सुन रहे हैं? 6 नहीं, ये तो 3। मज़ाहिर साहब वाला मामला 3।
तो यहाँ पर भी एक अजीब हैरानकुन चीजें हमारे लिए। लेकिन 6 वाली बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि फैसला अगर अक्सरियती राय के साथ आए तो आप 7 बनाएं, 5 बनाएं, ताकि कोई फैसले की उम्मीद भी लगाई जा सके, ये वाकई फैसला आ सकता है। लेकिन अगर 50-50 हो जाए तो 3-3, ठीक है, 3-3 नहीं होगा फिर ये। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के और सुप्रीम कोर्ट के बाज जजेस के अपने उसूलों के मुताबिक फिर ये 8-3 होगा। पूछें कैसे? 8-3 जैसे? पहले 5 जजेस तो कह चुके कि सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, तो 5 वो, 3 ये वाले, 8। जिस तरह कहते तो 4-3 का फैसला, 4-3 का फैसला। लेकिन फैसला तो मौजूदा होता है ना, कि जो अपडेटेड फैसला है। मैं तो उनके उसूलों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनके उसूल वही थे ना। वो कहते थे नहीं जी, वो बेंच और फिर बेंच और फिर बेंच और फिर बेंच, तो बेंच हो जाता था मामला। अब यहां पर जो है अच्छा, वो बता दें कि जुम्मे के रोज 2 मरतबा कॉल्स करने के बाद बताया गया कि फाइल चीफ जस्टिस के चैम्बर में मंजूरी के लिए गई है। इंतजार करने के बावजूद 6:30 बजे कॉल करने पर बताया गया कि रजिस्ट्रार साहिबा जा चुकी हैं। जसीला बीबी जो है जी, 4थी और 5वीं कमेटी इजलास के मिनट्स न तो भिजवाए गए न दस्तखत लिए गए। इन मिनट्स को बगैर मेरी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। देखिए, यही इसी नौइयत के एतराज़ात काजी फाइज ईसा साहब उठाते थे। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि फिल्म में तो कम से कम सलमान खान ने फरमाया था, मैं करूं तो साला। अब ठीक है ना, तो ये एक सिचुएशन है। दूसरा, इसी वीडियो में हमें एक और मामला नवाज शरीफ साहब को आप ये कह रहे हैं कि फैसला अभी से मुबारक हो जाना चाहिए। देखिए हुआ क्या है, काजी फाइज साहब ने कहा कि मुल्क लूटने वालों की सियासत पे वापसी नहीं होनी चाहिए। अखबार की हेडलाइन तो कम से कम यही है, जो आप अखबार की हेडलाइन इस वक्त हमारे नाज़रीन देख भी रहे ना, तो अखबार की हेडलाइन तो यही है। लेकिन आगे वो बताते हैं ना कि 62(1)(f) और 63। नहीं यार, ये देखिए ना कितनी पाकिस्तान तबाह करने वालों को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए। ऐसा लग रहा है काजी साहब गुस्से में नहीं, ऐसा लग रहा है मियां साहब की भी ऐसी की तैसी हो रही है। पाकिस्तान से तबाह करने वालों को सियासत में नहीं आना चाहिए, मगर लेकिन ठीक है ना, तो अब वो मियां साहब की भी हो रही है, नाअहली 5 साल की। तो जब आप इस पे बेंच बना रहे हैं, इस पे नोटिस कर रहे हैं, इसको सुनेंगे, इस पे फैसला करेंगे, तो फिर जब आप अभी बात कर रहे हैं कि नाअहली तो 5 साल की है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये आप तो फैसला अभी दे चुके, मीडिया ट्रायल हुआ ना, तो फिर सुन क्यों रहे? अब आप देखिए इसमें हुआ क्या है। पहले काजी फाइज ईसा साहब और उनके साथ साथ अतहर मिनल्लाह साहब, वो ये कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। ये अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा। अच्छा, ये भी JUIFA के एक रुकने पार्लिमान है, उनका जाली डिग्री का मामला था, उस मामले से निकल के नवाज शरीफ के मामले में हम आ गए। अच्छा, मामला ये नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी देखें मेरा केस सुन लें, नहीं, ये हुआ कि इन्ना पाला बुड्ढा इन्ना पाला बेबी। कोई वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पर, तो सजेस्टेड वीडियो आ जाती है, तो उसके लिंक को क्लिक करते हैं, ठीक है ना। अब क्या कहा काजी फाइज ईसा साहब ने मीर बादशाह कैसरानी के मामले में? वो कहते हैं कि मीर बादशाह कैसरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल किया गया। हाईकोर्ट ने 2018 के इंतखाबात में मीर बादशाह को लड़ने की इजाजत दी। मीर बादशाह कैसरानी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया। काजी साहब ने कहा अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार सेट कर रहे हैं ना। देखिए कितना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ना फहम दानिश के सौते फूटते हैं इसमें से। अच्छा, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सजा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी? वकील ने कहा कत्ल के जुर्म में सियासतदान की नाअहली 5 साल की होगी। बिल्कुल। अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है। चीफ जस्टिस ने कहा ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है? सवाल किया। वकील ने कहा हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत की गई है 5 साल। ठीक है। अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पार्लियामेंट
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर खत्म कर सकती है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62 1F का फैसला गैर मौसर हो चुका। तो फैसला तो आ गया। तो रिमार्क से फैसला एक और सुनिए। एक और चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक उस पर इन्हिसार करेगा। लेकिन इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तस्वुर खत्म हो गया है, चीफ जस्टिस ने कहा। ठीक है, मुल्क में इंतखाबात सर पर हैं, रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, अदालतें इस मखमसे में रहेंगी कि इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। अथर मिनल ने कहा इलेक्शन एक्ट का मौजूदा इतलाक मौजूदा इंतखाबात पर होगा। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 की शमूलियत के बाद ताहयात नाअहली से मुताल्लिक तमाम फैसले गैर मौसर हो गए। क्या बात है। जब ये इतनी बार हो गए तो भाई फिर केस क्यों सुनेंगे? मुझे बताएं, केस क्यों सुनेंगे? रिमार्क्स की वजह से हम समझे कि साहब ये फैसला आ गया। भाई सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान जो बात कह रहे हैं और एक से ज्यादा जज साहिबान की बात कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, तो उसके बाद जज साहिबान ने तो ये तयन करना होता है ना कि केस की मेरिट्स को देखा जाए और ये ठीक हुआ जो पार्लियामेंट। इसमें से आपको कहाँ लग रहा है कि कुछ और है? कहाँ लग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा जज साहिबान का ये होता है ना कि आप देखें कि केसेस में हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक हो गया और उसके अलावा ये जो तमाम तर इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई, तो जज साहिबान पहले उसको देखेंगे ठीक हुआ है या गलत हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, ये तो खत्म हो गई क्योंकि दूसरा कानून आया ही नहीं। आपने तो देखना है ना कि वो कानून ठीक बना या गलत बना। देखो ठीक है ना, तो अगर ये फैसला अभी से फरमा दिया गया है, तकरीबन सादिर हो चुका, तो फिर बात यह है कि मुल्क के 2 बड़े अंग्रेजी अखबारात में इसको शाया किया जाए, नोटिस किया जाए, इससे जनवरी में सुना जाएगा। ठीक है, और जनवरी में सुनकर इस पर फैसला किया जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अभी से ये जान लेना चाहिए कि उनके हक में जिस तरह से वो ना क्या कहते हैं हम, दीदा दिल फर्शे राह, वो चीजें नजर आ रही हैं। वो इलेक्शन कमीशन से फैसले हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो खास तौर पर फैसले हों, या ये सुप्रीम कोर्ट से आने वाली सदाएं दायरे का बनना हो, तो मुसलसल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक और चीज होने जा रही है। कराची में एक बैंक है, वो अपनी सर्विसेज जो है जिस तरह से देता है, तो हम बैंक की सर्विसेज ही चार्टर करते हैं। सही। किसी भी स्टैंडर्ड के बैंक की सर्विसेज हम चार्टर करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो बैंक जो है वो कराची में फ्लोरेंस गार्डन 5 स्टार चौरंगी के नजदीक, अच्छा, वहां उसकी ब्रांच थी। ठीक है, तो वहां उस ब्रांच को उठा के उस जगह से अब कराची में केडीए चौरंगी पर सैफी हॉस्पिटल के नजदीक यूरो समथिंग नाम की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लाया गया है। या बेंच की मिसाल क्यों दे रहे? नहीं, बैंक की मिसाल मैं क्यों दे रहा हूं, वहां लाया गया है और कहा जा रहा है कि वो जो पहली जगह बैंक था, तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है, वो था पैप का। मैंने कहा पैप क्या होता है, जिसने मुझे बताया। अच्छा। तो वहां से बताया गया पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का। तो जो बिल्डिंग थी पहली, वो बिल्डिंग थी बाबर गौरी साहब की। ठीक है, बाबर गौरी साहब के बारे में कहा जाता है जो केडीए चौरंगी से 5 स्टार चौरंगी तक की पट्टी है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास की, इस पर आधी से ज्यादा इमारतें, मल्टी मतलब स्काई स्क्रैपर टाइप की इमारतें भी हैं यहाँ पर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, आधी से ज्यादा इमारतें और आधे से ज्यादा प्लॉट्स जो है वो बाबर गौरी भाई के हैं। ठीक है, तो बाबर गौरी भाई जो हैं उनके उस वहां से उठाकर बैंक को यहां लाया गया है। तो ये हमारे यहां होने जा रहा है। मैं आपसे जो कह रहा हूं ना बात, लाडला प्रो मैक्स, एक और चीज होने जा रही है सिंध में। अच्छा, ये जो बशीर मेमन साहब हैं, ओके, ठीक है, आपको इनके लिए चीजें बहुत बेहतर नजर आएंगी। इनके इत्तेहाद के लिए, जिसमें MQM भी होगी, बशीर मेमन साहब भी होंगे, GDA वाले भी होंगे, आजाद वाजाद भी होंगे। पार्टी की मुश्किलात बढ़ रही हैं। ठीक है,
तो ये तमाम लोग मिलकर, मैं जो अभी बात करूं लाडला प्रो मैक्स, तो ये लाडला प्रो मैक्स मुमकिन है कि सिंध में आपको काफी बेहतर नजर आए और शायद सिंध में पीएमएल नून की बेहतरी की सूरत सीटों के एतबार से क्या होगी? मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाए। काफी कुछ हो सकता है, इसलिए कि ये जिन मोहतरम का मैं नाम ले रहा हूं, बीएम, ठीक है ना, तो ये बीएम जो हैं ये निजी महफिल में कह रहे हैं कि काया पलटेगी सिंध में भी। मैं और आप बार बार इंटीरियर सिंध से होने के नाते ये कह रहे हैं कि नहीं पलटेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बीएम साहब ये कह रहे हैं कि काया पलटेगी किसी भी सूरत। पता नहीं काया किसको समझते हैं, ठीक है, वो तो आप देखिए। उन्होंने एक और बात की है, वो कहते हैं कि कराची में जो मवेशी मंडी है सुपर हाईवे पर, जी। उस मवेशी मंडी का जो ठेका है वो आमतौर पर हर बरस जाता है 5 अरब रुपए के आसपास, ठीक है, 5 अरब प्लस। तो हमें बड़ी है, तो 5 अरब प्लस का ठेका, तो मैंने जहां से आ रही थी मैंने कहा 5 अरब का ठेका, कह लगे 5 अरब का जाता है, जेब में कितने जाते हैं वो अलग होता है। तो मैंने कहा 5 अरब का ठेका कैसे? 5 अरब बहुत बड़ी रकम होती है। उन्होंने कहा यार 40 लाख जानवर, गाय बकरे ऊंट वगैरह मिला के, कह लगे 3,000 रुपए फी जानवर मंडी ले रही हो अगर, यानी एक बकरा 70,000 रुपए का बिक रहा है, मालिक ने 70 को बेचा, फी बकरा मालिक मंडी को दे रहा है 3,000 रुपए। तो उन्होंने कहा लगाओ 40 लाख रुपए को इनटू 3,000, कह लगे उसके बाद वहां पर चारे वाले, पार्किंग वाले, चाय वाले, पानी वाले, 10,000 और चीजों वाले, सजावट के सामान वाले, वो अलग हैं, उन पे नहीं जा रहे, अभी यहीं तक रहना है। तो कहने लगे बताओ ये कितने का ठेका बनता है? तो कहने लगे अब की बार जो ठेका गया है वो ठेका ऑन पेपर भी गया है तकरीबन 15 करोड़ का। ओहो। तो जो बाकी की रकम है, यानी कि कोई अराउंड 4 अरब 85 करोड़ प्लस, वो कहीं चली गई है, ठीक है, हाँ, एक ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत के पास। अच्छा, आखिर में हम बात कर लें खदीजा शाह की बात करनी चले, क्योंकि उनको जादूगरनी आपने कहा है, ऐसे वैसे पता नहीं वो क्यों माइंड न कर जाए। देखिए 7 महीने के बाद कोयटा की पुलिस को ये पता चला है कि खदीजा शाह हमें मतलूब है, और 9 मई के रोज कोयटा में जो हुआ था उसमें खदीजा शाह इन्वॉल्व थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि सनम जावेद भी जादूगरनी है, वो कोर कमांडर हाउस पर भी थी, वो राहत बेकरी पर भी थी, वो रेस कोर्स के थाने पर भी थी, वो नून लीग के ऑफिस पर भी थी, वो यहाँ पर भी थी, वहां पर भी थी, एक वक्त में हर मुकदमे में नामजद। अब उसी तरह से खदीजा शाह को कोयटा पुलिस लेके जा चुकी। तो खदीजा शाह भी जादूगरनी है कि उस रोज भी वहां पर थी। और क्या आपने कभी 9 मई से पहले खदीजा शाह का नाम सुना था? नहीं सुना था। क्या आम पाकिस्तानी ने नाम सुना था? नहीं, इस तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, खदीजा शाह साहिबा के हवाले से अचानक आज ये हुआ कि पंजाब पुलिस ने अपनी जो नज़रबंदी के अहकामात थे वो वापस लेना शुरू किए, तो लोगों ने कहा हो सकता है रिहा हो जाएं, लेकिन कहा ऐसे तो नहीं, कोयटा पुलिस आई, कहा आप हमारी मेहमान बनेंगे, ऐसे तो कैसे हम ये हो गया। तो ये है जादूगरनी वाला उनका रोल। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।